अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली डोज वीडियोस। मैं हूं राना सजाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमसीदा वकार। ये नरालॉजी की रेजिडेंट हैं, तो इनसे दिमागी बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं ताकि आपको आगाही हो कि दिमागी बीमारियां क्यों होती हैं और मोस्ट कॉमन जो बीमारियां हैं दिमागी, उनके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। तो आप हमें ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि जो दिमागी बीमारियां होती हैं, जी जी, बल्कि मुझे ये बताएं कि वो कौन से मरीजों को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आने की जरूरत होती है, किन बीमारियों में? बीमारी का तो मरीज को खुद नहीं पता चल सकता। मैं कुछ सिम्टम्स बता सकती हूँ कि अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को आ जाएं तो वो फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। जैसे कि सडन किसी कमजोरी का होना, मतलब एक दिन वो सो के उठा, अगले दिन उसका बाजू काम नहीं कर रहा या जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज हो गया है, सडन या ग्रेजुअल, उसको तब एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। इसके अलावा किसी को मिर्गी का मसला है, जो कि बड़ा कॉमन मसला है हमारे सोसाइटी में, तो मिर्गी के मसले के लिए भी आना चाहिए। और इसके अलावा आपको पता है कि स्ट्रोक हो गया और बेस पैल्सी जिसे हम लकवा कहते हैं उर्दू में, उसके लिए। और अगर कोई असाबी और पट्ठों की कमज़ोरी है जिसमें शैटिका भी आ जाती है। और आपको पता है कि जैसे जो हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन के मसल्स हैं उनका खिंचाव होता है, तो उसके मतलब सर्वाइकल माइलोपैथी से काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं कि नमनेस होने लग जाती है, हाथ पाँव सुन्न होने लग जाते हैं और पेशाब खुद ब खुद निकलने लग जाता है। तो इस तरह की सारी मतलब इलामात की सूरत में जो लोग हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए फौरी तौर पर। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि जो फालज होता है ये क्यों होती है? ये बड़ी कॉमन बीमारी है, तो हमारे जो गांव के लोगों को पता नहीं है कि जो फालज हो जाता है वो इधर उधर भागते। ये फालज क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और आपको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? फालज की वजह ये है कि हमारे दिमाग को, मैं ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ, हमारे दिमाग को जो शरीयान खून सप्लाई कर रही होती हैं, या तो वो खून की शरीयान ब्लॉक हो जाती है, वो शरीयान तंग होने की सूरत में, या तो वो खून की जो शरीयान है वो फट जाती है। और उसकी रीज़न हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और ओल्ड एज में, और जैसे कि 45 ईयर्स के बाद आपको पता होगा एक प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें जो हमारी शरीयानें हैं मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं वो तंग होने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फिर इसी तरह डायबिटिक पेशेंट्स, स्मोकर्स, ओबेसिटी, और मतलब किडनी की बहुत ज़्यादा मतलब CKD का जो पेशेंट है, मतलब रीनल फेलियर में जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें फिर ये जो स्ट्रोक का जो है ना इंसिडेंस ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के। तो बाज़ का तो वो शरीयान फट जाती है और बाज़ का उस शरीयान की आर्टरी जो है, वो जो आर्टरी होती है ना दिमाग की, वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसका ये होता है कि वो वाला हिस्सा जो दिमाग का मुतासिर होता है, मतलब उसको जब खून नहीं मिलता या खून की सप्लाई रुक जाती है, तो फिर वो दिमाग का जो हिस्सा होता है वो डेड हो जाता है, यानी कि उसको इस्कीमिक चेंजेस आ जाती हैं। जब वो इस्कीमिक चेंजेस आती हैं तो वो दिमाग का हिस्सा जो भी हमारी बॉडी के जिस हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है वो हिस्सा हमारा पैरालाइज हो जाता है। और बाज़ का आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी ज़्यादा इलामात होती हैं। बाज़ का आपको एक तरफ की वीकनेस होती है, लेफ्ट साइड की, बाज़ का राइट साइड की, बाज़ का सिर्फ आपको हाथों मतलब अपर लिम्स की होती है, बाज़ का सिर्फ लोअर लिम्स की वीकनेस होती है। और बाज़ का लोगों का मतलब जो ऑल्टर्ड सेंसोरियम और ऑल्टर्ड बिहेवियर की तरफ वो चले जाते हैं, मतलब गलत मलत बातें करते हैं, बाज़ का कोमा में लोग चले जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, मतलब कि कौन सा दिमाग का हिस्सा ब्लॉक हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि फालिज किस किस्म का हो। तो अगर फालिज हो जाए किसी को तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? घर में क्या कर सकते हैं उसको? क्या फौरी तौर पे तो जो फालिज होता है अक्सर यही होता है कि एकदम हाइपर टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा BP रेज हो गया, यकदम। अक्सर तो ये होता है कि जैसे पेशेंट, अक्सर यही देखा गया है कि ओल्ड एज के पेशेंट जैसे वॉशरूम गए हैं उठ के, तो यकदम गिर गए हैं, उनको चक्कर आया है, बेहोश हो गए, आंखों के सामने अंधेरा आ गया है, और फिर जब उठे हैं तो एकदम वीकनेस, सडन वीकनेस आ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन जो लवाकीन हैं और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ऐसे मरीज को एमरजेंसी में, मेडिकल एमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल की किसी भी हॉस्पिटल की अगर तो वो 6 घंटे के अंदर अंदर मरीज को ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो खून पतला कर, अगर तो वो हम CT स्कैन करवाते हैं और अगर CT स्कैन पे ये आ जाता है कि वो खून की शरीयान ब्लॉक होने से या इस्कीमिया की वजह से वो वाला स्ट्रोक हुआ है, तो फिर एक हमारे पास मतलब वो जो क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला जो इंजेक्शन होता है, हम वो 4.5 आवर्स के अंदर अंदर लगा सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप लेट हो जाए तो फिर हम वो नहीं लगा सकते। और फिर 72 घंटे में जो स्ट्रोक की जो एक्यूट मैनेजमेंट है ना, वो हम एमरजेंसी में और वार्ड में, मेडिकल वार्ड में एडमिट करके करते हैं।
जी, आपने सुना डॉक्टर साहिबा की बात है कि जब ऐसा कोई पेशेंट आपके घर में किसी को फालज हो जाए तो उसे फ़ौरन बगैर टाइम ज़ाया कि उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, तो ताकि इलाज में आसानी हो और जल्द उसको जो तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सके। डॉक्टर साहिबा, एक और बड़ी कॉमन बीमारी है ब्रेन हैमरेज है, ब्रेन हैमरेज। इसके बारे में बताएं कि हम फलां सुनते हैं जी फलां बंदे की दिमाग की नस फट गई तो वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है? ब्रेन हेमरेज भी स्ट्रोक की ही एक फॉर्म है। एक मैंने आपको इस्कीमिक फॉर्म पहले बताई और एक हेमरेजिक बताई। हेमरेजिक में खून की शरेयान फट जाती है और इस्कीमिक में खून की वो शरेयान ब्लॉक हो जाती है, उसमें क्लॉट आ जाता है। खून मतलब आपका, जैसे कहते हैं ना कि अक्सर आपने दवाइयां सुनी हुई कि हमारे खून पतला करने के लिए, तो ये होता है कि विस्कोसिटी जब ब्लड की बढ़ जाती है और शरेयानें तंग हो जाती है तो खून ब्लॉक हो जाता है, लेकिन खून की शरेयान फट भी जाती है। और इसकी बड़ी कॉमन रीजन जो इसके है वो एन्यूरिज्म है। कई दफा ब्रेन एन्यूरिज्म एक एब्नॉर्मेलिटी होती है ब्लड वेसल्स की ब्रेन में, और वो पैदाइशी भी होती है बाज़ औक़ात, तो लोगों को पता नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो प्रेजेंट ना करे एकदम सर दर्द के सिम्टम के साथ, या सब एरेक्नॉइड हेमरेज भी हो जाता है छोटी छोटी, उसका ट्रॉमेटिक हो सकता है, किसी को मतलब इंजरी हुई है तो जैसे कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हो गया उसको, तो जैसे बाइक एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में लोग आपने देखा होगा आते हैं, आपने सुना होगा हेड ट्रामा हो गया, तो उसमें भी बाज़ औक़ात कोई वो वेसल इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये ट्रॉमेटिक भी हो सकती है और हाइपरटेंशन से भी हो सकती है ब्लीड। तो इसके बहुत ज्यादा कॉजेज हैं, सिर्फ एक कॉजेज नहीं, मल्टीपल कॉजेज हैं इसके। ब्लड प्रेशर का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल ब्लड प्रेशर का रोल है। मतलब जब हम कहते हैं ना कि स्टेज 4 हाइपरटेंशन, जब जो एंड लेवल है हाइपरटेंशन का, जब वो लेवल आ जाता है, अगर किसी पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसका बीपी कंट्रोल में नहीं है, और बीपी के भी बढ़ने की रीजंस होती हैं कि हमारे जैसे पाकिस्तान के माशरे में लोग कोलेस्ट्रॉल का ख्याल नहीं करते, परहेज नहीं करते, और एज के साथ साथ आर्टरीज तंग हो रही होती हैं और घी भी ले रहे होते हैं, और बड़ा गोश्त, नमक, इन चीज़ों का परहेज नहीं करते, और ना रेगुलरिटी से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। और यकदम जब वो ब्लड प्रेशर शूट करता है और एकदम पेशेंट स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट करता है, तो फिर लवाहकीन को पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। और लवाहकीन की हिस्ट्री में ये कहते हैं कि अभी ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, कभी पहले नहीं हुआ, हालांकि वो पहले कभी चेक ही नहीं करवाया होता, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है हमारी कंट्री में कि जैसे मंथली, और जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में लोग अपना मंथली या फोर्टनाइटली एक वो करवाते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन जो करवाते हैं वो नहीं करवाते लोग। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरा एक अवेयरनेस भी नहीं। आपने सुनी बात है कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेन वजह है। अपना टाइम पे वक्तन फ़क्तन, महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें और अपना जो है मेडिकल चेकअप कराते रहें। एक और डॉक्टर साहब ये बताएं हमें कि एक और चीज़ है लकवा, ये भी बड़ी कॉमन बीमारी है, सुनने में आती है फलां बंदे को लकवा हो गया जी, ये क्यों होता है, इसकी क्या? लकवा हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स के मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करती, नर्व्स जो होती है हमारी मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। जो हमारे चेहरे के मसल्स हैं उनको 7th क्रेनियल नर्व जो है, फेशियल नर्व जिसे कहा जाता है, वो सप्लाई करती है। और ये जो लकवा होता है उस फेशियल नर्व की इन्फ्लेमेशन, उसके डैमेज या उसकी इंजरी या उसके मुतासिर होने की वजह से होता है। और उसमें ये होता है कि आपने देखा होगा कि उसमें आंख नहीं पेशेंट की बंद होती, पेशेंट फ्राउनिंग करता है तो वो नहीं, ऊपर लाइंस नहीं आती उसके फोरहेड पे, चेहरा उसका एक तरफ मुड़ जाता है। इसकी भी वही रीजन है। एक तो स्ट्रोक हो गया, मतलब स्ट्रोक हो गया कि अगर स्ट्रोक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा हुआ था, तो वो आपके फेशियल मसल्स को भी वो इन्वॉल्व कर लिया और आपको वो लकवा हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को फालिज के साथ लकवा भी हुआ होता है, मुंह भी टेढ़ा हुआ होता है, तो वो स्ट्रोक की वजह से होता है। फिर इसमें ट्रॉमेटिक इंजरी भी हो सकती है, अगर आपकी 7th नर्व किसी तरह किसी एक्सीडेंट वगैरह में डैमेज हो गई है तो उससे भी। और एक बेल्स पैल्सी, इसको हम बेल्स पैल्सी भी कहते हैं मेडिकल टर्म में, तो वो इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक से मुराद ये है कि आज तक दुनिया में इसकी कॉज नहीं समझ आई, क्योंकि बाज़ को देखा गया है कि यंग लोगों को भी ये हो जाती है, कभी कभार छोटे बच्चों में भी देख लेते हैं, तो इसका कोई डिफाइंड एज ग्रुप नहीं है, तो ये इडियोपैथिक है जिसकी कोई कॉज समझ नहीं आती। उसमें जब हम MRI वगैरह करवाते हैं पेशेंट का, तो कोई हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ब्रेन के अंदर नहीं मिलती। फिर इसी तरह वायरल कॉजेज भी इसके हो सकते हैं लकवा के, जैसे कि हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, तो वो भी 7th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, तो उससे भी आपको ये
हो सकता है, 7th क्रेनियल नर्व पैल्सी हो सकती है। और डॉक्टर साहब एक और बीमारी है बड़ी कॉमन है, उस अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? जी अल्जाइमर्स डिजीज अगर मैं इसे आम अल्फाज में बताऊं तो ऐसे है जैसे भूलने की बीमारी जी। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा कॉमन है, उनकी जेनेटिक्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सब कॉन्टिनेंट एरिया साउथ एशिया। हमारे कंट्री में ये रेयर है लेकिन फिर भी है जी। तो ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव प्रोसेस है जिसमें जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को इस तरह इन्वॉल्व करता है कि कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हैं टाउ प्रोटीन्स जो है वो देखी गई हैं न्यूरो इमेजिंग में, और इसका मतलब प्रोग्रेसिव होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी याददाश्त मुतासिर होने लग जाती है। पहले रीसेंट इवेंट्स की याददाश्त खराब होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिमोट इवेंट्स की भी खराब हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना वो प्रोग्रेसिव वो होता है सारा प्रोसीजर कि एक स्टेज ऐसी आती है कि पेशेंट्स अपने डेली जो काम होते हैं वो भी नहीं कर पाते। मतलब उन्होंने अपने ऑफिस में काम करना है तो उनको छोटी छोटी चीज़ों के नाम भूलने लग जाते हैं, लोगों के नाम भूलने लग जाते हैं, और ये ज़्यादातर 60 ईयर्स के एज और उसके बाद स्टार्ट होता है। और इसका अभी तक जो भी स्टडीज इसकी हो रही हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए वो ट्रायल्स ही हैं जिसमें डोनपेजिल और रिवास्टिग्मीन, ये 2-3 जो मेडिसिन हैं ये अभी इन ट्रायल हैं और देते हैं पेशेंट्स को, लेकिन उतना उनका वो आउटकम नहीं है कि जैसा होना चाहिए। मतलब अभी तक न्यूरोलॉजी में अल्जाइमर्स का कोई स्पेसिफिक और अच्छा इलाज अभी तक नहीं आया इसको रोकने को, सप्रेस करने। जी आपने डॉक्टर शमसीला वकार की बातें सुनी हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में इनसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर मज़ीद बीमारियों के बारे में इनसे बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। एक बात हमेशा याद रखें, बरवक्त तशख़ीस और इलाज से मर्ज़ पे काबू पाया जा सकता है, चाहे वो किसी किस्म की बीमारी हो, जितनी बड़ी बीमारी हो। जब आप बरवक्त उसकी तशख़ीस कराते हैं, प्रॉपर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।